Well, friends, there is one more exercise to practice. टेंस से संबंधित एक और एक्सरसाइज मैं आपको दे रहा हूँ जिससे हम प्रैक्टिस करेंगे और वाक्य को देखकर हम पहचानेंगे कि वाक्य कौन से टेंस का है, क्योंकि वाक्य में तीन चीज़ें मुख्य रूप से मैंने आपको बताई थी, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और कीवर्ड्स। लेकिन ऐसे जो वाक्य होते हैं जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स से संबंधित होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है और जो वर्ब होती है, मेन वर्ब की फॉर्म होती है, वो हमेशा ब्रैकेट्स में होती है, कोष्टक में होती है, जिससे भी हम टेंस को नहीं पहचान पाते। इसलिए हमें किसी अन्य एडवर्बियल्स को जो उसी वाक्य में होता है उसको देखना पड़ता है और उसी के आधार पर हम उस वाक्य के टेंस को निर्धारित करते हैं। तो देखिए, इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने 19% दिए थे और उससे कंटिन्यू मैंने ये सीरीज दी है, तो इसको देखिए 20%। सी विजिट लंदन दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। तो देखिए यहाँ सी सब्जेक्ट है 30% और कोष्टक में विजिट वर्ब है, तो यहाँ तक हम इस वाक्य के टेंस को नहीं पहचान पाए क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इसमें है नहीं और जो विजिट वर्ब है ये भी कोष्टक में है, इसलिए इससे भी हम टेंस को नहीं पहचान पाए। आगे देखेंगे कि कोई ऐसा कोई एडवर्ब होगा, एडवर्बियल्स होगा, कीवर्ड्स होगा जिसके आधार पे हम इस टेंस को पहचान पाएंगे। जैसे देखते हैं, सी विजिट लंदन दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर का मतलब अगले साल, तो बात चलेगी फ्यूचर टेंस में। और दिस टाइम इस समय, अगले साल, अर्थात इस समय हम कुछ कर रहे हैं तो हम अगले साल भी इस समय कर रहे होंगे। जो इस समय हम इस साल कर रहे हैं वही अगली साल भी हम इस समय कर रहे होंगे। तो ये हमारा सेंटेंस हुआ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अनुरूप हमें इस सेंटेंस को बनाना है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है शैल बी या विल बी, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग हम करते हैं। तो देखिए सी के साथ में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी विल और बी, और विजिट जो है क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए इसके साथ में आईएनजी वाली फॉर्म का प्रयोग करेंगे। सी इज विजिटिंग लंदन दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। तो ये हमारा वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हो गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सी विजिट लंदन 6 टाइम्स बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। तो यहाँ तक हम इस वाक्य के टेंस को नहीं पहचान पाए क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि या तो हम किसी वाक्य के टेंस को उसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से की फॉर्म से पहचानते हैं, या फिर वो उनसे नहीं पहचान पाते हैं तो हम कोई एडवर्बियल्स या कीवर्ड्स होता है उससे हम वाक्य के टेंस को पहचान पाते हैं। तो यहाँ देखेंगे हम लंदन 6 टाइम बाय द एंड ऑफ द ईयर। तो बाय प्लस टाइम क्या आया, बाय प्लस टाइम, अर्थात आगे का जो समय है उस तक हम ये कार्य कितनी बार कर चुके होंगे या इस कार्य को हम पूर्ण कर चुके होंगे। तो ये सेंटेंस हमारा हुआ फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। बाय प्लस टाइम जो है वो कीवर्ड है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो अब हम इस वाक्य को फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अनुरूप ही लिखेंगे। तो सी के बाद में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की वो विल है या शैल है होगी। तो यहाँ हम लिखेंगे विल हैव, विल हैव, और विजिट को हम थर्ड फॉर्म में बदल देंगे विजिटेड। वी शैल हैव, सॉरी सी विल हैव विजिटेड लंदन 6 टाइम बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, अर्थात इस साल के अंत तक वह लंदन को 6 बार विजिट कर चुकी होगी। तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस हुआ। थर्ड, आई रेयरली स्लीप इन द डे टाइम। आई रेयरली, यूजुअली, ऑफन, सेल्डम, जनरली, ये सभी जो है किसी कार्य को बार बार होने की बात कहते हैं, हैबिट बतलाते हैं, हैबिचुअल एक्शन बताते हैं या किसी कार्य का रूटीन बताते हैं।
तो इसकी आई रेयरली स्लीप इन द डे टाइम, मैं शायद ही अर्थात मेरे दिन में सोने की आदत नहीं है। रेयरली मीन्स कभी कभार, नहीं के बराबर, नेगेटिव टाइप। तो आई रेयरली, और आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, और ये वाक्य हमारा हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। इसलिए इस सब्जेक्ट के अनुरूप इस वर्ब को हम, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है इसलिए हम इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, और जो मेन वर्ब है इसको हम यहाँ लिखेंगे, और ये स्लीप ही रहेगी, क्योंकि फर्स्ट पर्सन के साथ एस या एस का प्रयोग हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं करते हैं। आई रेयरली स्लीप इन द डे टाइम, मैं शायद दिन में नहीं सोता हूँ या मेरी नहीं सोने की बुरी आदत है। नेक्स्ट है वी हैव आवर लंच बिफोर शी अराइव। देखिए इस वाक्य को देखिए, वी हैव आवर लंच बिफोर शी अराइव। तो यहाँ बिफोर से दो वाक्य जुड़े हुए हैं, दो क्लास इसमें, एक इधर और एक इधर। और दूसरा वाक्य जो है बिफोर के बाद में आया है शी अराइव, तो अराइव्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो निश्चित रूप से पास्ट टेंस के साथ में दूसरा वाक्य भी पास्ट टेंस का ही आएगा। अब यहाँ बिफोर आया हुआ है, तो बिफोर से पहला वाक्य जो है वो पास्ट परफेक्ट में आता है, और बिफोर के बाद वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है, क्योंकि हमने वह पहुंची उससे पहले हम भोजन कर चुके थे। अर्थात भूतकाल में दो कार्य हुए, एक पहले और एक उसके बाद में। तो पहले होने वाले कार्य को हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में लिखेंगे, अर्थात पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे, और बिफोर के बाद वाला वाक्य जो पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं, जो पहले इसमें लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या होगा पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट के लिए हम हेल्पिंग वर्ब यहाँ हैड लिखेंगे, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म वी हैड, अर्थात वी हैड हैड आवर लंच बिफोर। हैड हैड, देखिए एक हैड तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, और दूसरा हैड है वो हैव की थर्ड फॉर्म है, तो वी हैड हैड आवर लंच बिफोर शी अराइव, ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। आगे वाला वाक्य जो है उसके वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। नेक्स्ट है द स्टूडेंट्स सॉल्व द क्वेश्चंस बिफोर द टीचर कम्स। द स्टूडेंट्स सॉल्व द क्वेश्चंस बिफोर द टीचर कम्स। अब देखिए दोनों वाक्यों में अंतर देखिए, इसमें भी बिफोर का प्रयोग हुआ है और इसमें भी बिफोर का प्रयोग हुआ है। दोनों वाक्यों को तुलनात्मक देखिए आप, स्टूडेंट्स सॉल्व द क्वेश्चंस बिफोर द टीचर कम्स। अब इसमें बिफोर के बाद वाला जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। कौन से टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये जो वाक्य है बिफोर के बाद वाला इस टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और यहाँ ऊपर वाला वाक्य है इसका ये जो सेंटेंस है ये है पास्ट इंडेफिनिट। इसलिए पास्ट इंडेफिनिट वाले वाक्य से पहले बिफोर का प्रयोग हुआ, उसका पहला वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का आएगा, क्योंकि पास्ट के साथ दूसरा वाक्य भी पास्ट का ही आएगा। लेकिन इस वाक्य को देखिए, द स्टूडेंट सॉल्व द क्वेश्चंस बिफोर द टीचर कम्स, तो यहाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ में पास्ट टेंस नहीं आएगा। तो इसका अर्थ हुआ कि एक वाक्य इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होगा और एक वाक्य इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा, क्योंकि फ्यूचर और प्रेजेंट एक साथ आ सकते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि जैसे गुरुजी आएंगे उससे पहले विद्यार्थी अपने क्वेश्चंस कर चुके होंगे। तो स्टूडेंट्स विल हैव सॉल्व, स्टूडेंट्स विल हैव सॉल्व द क्वेश्चंस बिफोर द टीचर कम्स। तो यहाँ फ्यूचर परफेक्ट और यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये नहीं सोच लेना चाहिए बिफोर के पहले आम मिलकर हम पास्ट परफेक्ट टेंस लिखते हैं। बिफोर से आगे वाला जो सेकंड क्लॉज है उसको ध्यान से देखें कि वो पास्ट टेंस में है, तो बिफोर के पहले का वाक्य पास्ट परफेक्ट में होगा, और यदि वो किसी अन्य टेंस में अर्थात प्रेजेंट टेंस में है तो उसके साथ पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं आएगा, कोई अन्य टेंस आएगा, जैसा कि इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। नेक्स्ट, द गार्डनर डिग द गार्डन सिंस मॉर्निंग।
देखिए जहाँ भी सिंगल सेंटेंस होता है और वो सिंस या फॉर के साथ होता है और उसके साथ में कोई अन्य क्लॉज नहीं होता है तो जनरली हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही मानते हैं। तो गार्डन हैज बीन digging, the garden has been digging the garden since morning। सुबह से माली जो है वो बगीचे की खुदाई कर रहा है। नेक्स्ट, there were and 3 months ago, there were and 3 months ago, वार कब समाप्त हुआ? 3 महीने पूर्व। तो 3 महीने पहले जो घटना घटित हुई उसकी आज हम सूचना दे रहे हैं। तो पास्ट इवेंट्स को बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं जब उसकी सूचना देनी होती है। तो इसमें कोई और नई बात नहीं है, केवल जस्ट वी आर गोइंग टू इन्फॉर्म व्हाट हैपेंड 3 months ago, 3 महीने पहले क्या हुआ था उसकी हम सूचना दे रहे हैं। तो ये हमारा सेंटेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट और यहाँ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म ended, the war ended 3 months ago। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। नेक्स्ट, राखी do her homework, don't disturb her। राखी do her homework, don't disturb her, don't disturb her, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस है कि उसको डिस्टर्ब मत करो। तो अभी डिस्टर्ब मत करो, देन शी इज डूइंग समथिंग, वो कुछ काम कर रही है और उस दौरान उसको हम डिस्टर्ब नहीं करें। तो ये हम तभी कहेंगे जब कोई कार्य चल रहा होता है और उसमें हम कहेंगे भाई इसको डिस्टर्ब या व्यवधान, इसको परेशान मत करो या इसको डिस्टर्ब मत करो। तो यहाँ ये वाक्य हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का होगा। तो राखी इज और डू के साथ में आइए, राखी इज doing her homework, don't disturb her। तो present continuous tense। Next, I saw that they chased the thief, I saw that they chased the thief। हमने देखा कि वो, तो ये पास्ट टेंस आ गया। तो आगे वाला सेंटेंस है वो भी पास्ट टेंस का ही होगा। I saw that they chased, तो इसको चेज कर देंगे पास्ट, chased the या इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, I saw that they were chasing the thief। ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस भी हो सकता है क्योंकि यहाँ साथ मैंने देखा कि उस समय वो क्या कर रहे थे। तो they were chasing the thief, मैंने देखा कि वो चोर का पीछा कर रहे थे। नेक्स्ट है, he not finished the work yet। देखिए yet का प्रयोग परफेक्ट टेंस में आता है और ये हमेशा नेगेटिव सेंस में आता है। जस्ट, already, so far, yet ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कीवर्ड्स है और नेगेटिव है। तो he not finished the work yet, अभी तक उसने कार्य पूरा नहीं किया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। he has not finished, he has not finished the work yet, अभी तक उसने कार्य पूरा नहीं किया है। I read a novel since 4 o'clock when you came। देखिए when you came ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये यू के बाद में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो निश्चित रूप से इससे पहला वाला वाक्य है वो पास्ट टेंस का ही होगा। और यहाँ सिंस और फॉर का प्रयोग हुआ है, तो सिंस फॉर का प्रयोग हम परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के लिए करते हैं। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, क्योंकि यहाँ व्हेन यू सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ ये हो जाएगा आई हैड बीन रीडिंग ए नॉवल सिंस 4 o'clock when you came। अर्थात जब आप आए उस समय में 4 बजे से नॉवल को पढ़ रहा था और वो तब तक पढ़ रहा जब तक कि वो आए। If you run fast, you catch the thief।
ये कंडीशनल सेंटेंस है, इसमें दो क्लॉज होते हैं, दो सेंटेंस होते हैं और दोनों के टेंस अलग अलग होते हैं। एक प्रेजेंट टेंस का होता है तो एक फ्यूचर टेंस का होता है। तो यहाँ देखेंगे अगर यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो अगला सेंटेंस है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस करेगा। इफ क्लॉज के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो तो कंडीशनल सेंटेंस में ओपन कंडीशन में दूसरा वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस करेगा। इफ यू रन फास्ट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। यू विल कैच द थीफ, अगर आप दौड़ोगे या दौड़ते हो तो आप चोर को पकड़ लोगे। नेक्स्ट है लुक ए मैन रन आफ्टर ए बस, लुक, सी, हियर, ये सब एडवर्ब्स ऐसे हैं या कीवर्ड्स ऐसे हैं जो किसी कार्य को, प्रोग्रेसिव कार्य को दिखाने के लिए होते हैं। उस समय वो कार्य जारी होता है, चल रहा होता है, उस समय इनका प्रयोग हम करें। लुक, देखो, ए मैन रन आफ्टर ए बस, एक व्यक्ति बस के पीछे दौड़ रहा है। तो इस समय हम उस व्यक्ति को देखते हैं तो वो व्यक्ति हमें बस के पीछे दौड़ता हुआ दिखाई देता है। तो ये हुआ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। लुक, ए मैन इज रनिंग आफ्टर ए बस। तो इस तरह से देखिए हमने भिन्न भिन्न प्रकार के सेंटेंसेस को आपके सामने एक एक वाक्य के नियम समझाकर आपको मैंने समझाने का प्रयास किया है। मैं सोचता हूँ जैसा हमने पढ़ा उन नियमों को हम इसमें जब तक पूर्ण रूप से समझ कर नहीं कर पाते हैं तो परीक्षा में कभी भी कोई रूल्स नहीं पूछे जाते हैं, केवल आपके लिए एक प्रॉब्लम दी जाती है, उसको हमें सॉल्व करना पड़ता है। वो रूल्स हमारे दिमाग में हमें आने चाहिए और उनके अनुरूप हम उन वाक्यों को सॉल्व करें। तो इसके अलावा भी मैं आपको टेंस से संबंधित और वीडियोस दूंगा जिसमें और भिन्न भिन्न प्रकार के सेंटेंस आपको दिए जाएंगे जिनको आप सॉल्व करेंगे। थैंक्स।